हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन इनकम टैक्स क्लास जिसमें आप कर रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी। और इसका इनफैक्ट आखिरी जो टॉपिक है वो आप देखने जा रहे हैं प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज दिस प्रोविडेंट फंड? ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस एम्प्लॉयर तो पैसे डालता ही, इसमें एम्प्लॉय खुद भी डालता है। तो एम्प्लॉय भी पैसे डालता है इसमें, एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है इस फंड में। इन दोनों ही जो कंट्रीब्यूशन होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, इन दोनों कंट्रीब्यूशन पे ब्याज बनता रहता है और एक दिन एम्प्लॉय रिटायर करता है और ये सारा पैसा ले जाता है। दिस इज व्हाट प्रोविडेंट फंड इज एक्चुअली। ठीक है, लेकिन प्रोविडेंट फंड चार डिफरेंट प्रकार के होते हैं: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसमें एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। राइट, हम लोग पहले इन चारों प्रोविडेंट फंड क्या है इनको समझेंगे, उसके बाद इनकी टैक्सेशन को समझेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई टेल यू एनीथिंग मोर अबाउट प्रोविडेंट फंड, पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोविडेंट फंड में क्या क्या आता है और क्या निकलता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोविडेंट फंड हो चारों में से, एक बात तो कॉमन है कि इसमें पैसा आएगा और निकलेगा। तो क्या आता है क्या निकलता है वो ड्रॉ करते हैं ताकि प्रोविडेंट फंड की पिक्चर क्लियर रहे ओवरऑल। फिर जो चारों प्रकार के प्रोविडेंट फंड है उसमें क्या अंतर है उसकी बात करेंगे। ये है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, क्या है ये है प्रोविडेंट फंड। भाई एक डब्बा बनाया है हमने, इसमें आएगा पैसा। क्या क्या आएगा? नंबर 1, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और क्या आएगा सर? इसमें आएगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें डाला जाएगा ये पैसा। अब ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, तो इस पे ब्याज भी आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और क्या भाई, ये पैसा इन्वेस्टेड है, दोनों ही कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टेड है ना, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई का। ठीक है, तो भाई एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का भी तो ब्याज आएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और एक दिन एम्प्लॉय रिटायर करेगा और ये सारा पैसा विड्रॉ हो जाएगा, लमसम विड्रॉन। दिस व्हाट प्रोविडेंट फंड इज। भाई एम्प्लॉय ने पैसा डाला, एम्प्लॉय ने पैसा डाला, हर साल कुछ ना कुछ ब्याज एक्रू हो रहा है दोनों के ही कंट्रीब्यूशन पे, और एक दिन ये सारा पैसा निकल जाएगा। ऑल द मनी वुड बी विड्रॉन। राइट, चलिए अब देखते हैं ये चार प्रकार के प्रोविडेंट फंड क्या क्या होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कब कहते हैं? अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो जो प्रोविडेंट फंड होगा उसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाएगा। कब कब? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट की हो कोई भी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे कोई भी हो, यानी स्कूल कॉलेजेस चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट के हो, सबके केस में जो प्रोविडेंट फंड है वो क्या कहलाता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तब तो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविडेंट फंड कहलाएंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नाउ व्हाट इज दिस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? तो क्या आपको पता है कि नहीं कि हमारे देश में पीएफ एक्ट है, कानून है, प्रोविडेंट फंड एक्ट। वो कहता है कि अगर किसी भी स्टैब्लिशमेंट में 20 से अधिक एम्प्लॉय हैं तो उनको अपने यहां पीएफ मेंटेन करना पड़ेगा। राइट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो है ही है पीएफ, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नाउ अब प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या कहता है? कहता है कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो जिसमें 20 से अधिक एम्प्लॉय हैं, राइट, तो उनको प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट
एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉय, जिस एस्टेब्लिशमेंट में 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना पड़ेगा, और ऐसे प्रोविडेंट फंड को जो कानून के तहत बने हैं, क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट थी बने, इसे कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन एक बात बताइए, मेरी कंपनी में तो 20 एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन मैं भी चाहता हूं मेरे एम्प्लॉय रिटायर करें तो उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिले। क्या बुराई है उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिले, तो हम चाहते हैं कि उनको मिले, लेकिन मेरे यहाँ 20 से अधिक एम्प्लॉय नहीं है, तो कानून के तहत तो हम बना नहीं सकते प्रोविडेंट फंड। तो हम जो प्रोविडेंट फंड बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रोविडेंट फंड को हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को बता दें कि देखिए मेरे ऊपर कानून तो नहीं लगता प्रोविडेंट फंड का, लेकिन फिर भी हमने प्रोविडेंट फंड मेंटेन करा रखा है और अपने इंप्लॉयज को हम प्रोविडेंट फंड देंगे, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो भी आपकी जुरिडिक्शनल एरिया का कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसने ठप्पा मार के साइन करके आपको दे दिया, तो ये कहलाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यानी अपना खुद का बनाया प्रोविडेंट फंड, कानूनन नहीं, अपना खुद का बनाया प्रोविडेंट फंड भी अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव करा लिए तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। तो हम उसको कहते हैं अपनी भाषा में ओन स्कीम ऑफ पीएफ, ओन स्कीम ऑफ पीएफ रिकॉग्नाइज्ड बाय सीआईटी, बाय सीआईटी। सीआईटी स्टैंड्स फॉर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बिल्कुल वही बात है, एक्चुअल में वो अनरिकॉग्नाइज था, ठीक है। अगर हमने प्रोविडेंट फंड बना दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव नहीं करा है तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। यही कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव करा दिए तो वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बन गया। लेकिन ये जरूरत कब आती है, जब आपकी स्टैब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉय होते हैं। 20 से अधिक एम्प्लॉय हैं तब तो आपका प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही कहलाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड? एक्चुअली जब आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये सब कुछ पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि एम्प्लॉयर इसमें पैसा डालता है, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयर पैसे डालता है तो बहुत हद तक ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं होता, ठीक है। और जो एम्प्लॉय खुद अपना पैसा डालता है उसको एटीसी के तहत छूट मिल जाती है। एम्प्लॉय जो अपना पैसा डालता है उसको एटीसी में छूट मिल जाती है। यानी एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपया डाला, मजे हैं भाई एम्प्लॉय के, तो 1 रुपया टैक्सेबल नहीं हुआ, जबकि ये तो एक बेनिफिट है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय को सैलरी की इनकम होनी चाहिए, लेकिन नहीं टैक्सेबल होता। एम्प्लॉय खुद अपना 1 लाख रुपया अपनी तनख्वाह जो पाया उसमें से 1 लाख रुपया डाल दे, एटीसी में छूट हो जाता है, यानी सैलरी 1 लाख रुपये से कम कर दी जाती है। और उसकी फिर वो लम सम पैसा विड्रॉ करता है, वो भी एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं होता रिटायरमेंट पे। तो क्यों सरकार कर रही है? एक्चुअली गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है कि रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा हो, ठीक है। तो इस बात से व्यापारियों को हुई दिक्कत, और होनी भी चाहिए। जो बिजनेसमैन है वो कहे कि आपको सरकार एम्प्लॉय की बड़ी चिंता रहती है कि वो रिटायर करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, और हम बिजनेसमैन हम किस लिए हैं? जब तक कमाएंगे तब तक आपको टैक्स देंगे, और जिस दिन नहीं कमा पाएंगे उस दिन आप हमारे लिए खड़े ही नहीं हो। भाई हम भी तो एक दिन रिटायर करेंगे, एम्प्लॉय की तो तुमको बड़ी चिंता है कि वो एक दिन रिटायर कर जाता है तो फिर कैसे कमाएगा। तो बिजनेसमैन क्या मरते दम तक काम करता रहता है? वो भी तो एक दिन काम करने में सक्षम नहीं होगा, खुद से अपनी स्वेच्छा से रिटायर हो जाएगा कि भाई अब काम नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए क्या? तो भाई सरकार को लगा बात तो सही है, हम बिजनेसमैन के लिए क्या करते हैं, ये बेचारे जीवन भर टैक्स देते रहते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो फिर सरकार ने स्कीम लाई पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है कि आप बैंक में जाइए, खाता खुलवाइए, ठीक है। बैंक में खाता खुलेगा जिसका नाम होगा पीपीएफ अकाउंट। जैसे अगर मैं खाता खुलवाऊं तो मेरे खाते का नाम होगा राज अग्रवाल पीपीएफ अकाउंट, राइट। अब इसमें मैं जो पैसा डालूंगा, भाई मेरा कोई एम्प्लॉयर तो है नहीं, मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, जो बिजनेसमैन है उनकी बात कर रहा हूं, तो वो अपना पैसा डालेंगे, कोई एम्प्लॉयर तो नहीं है, वो पैसा नहीं डालेगा। लेकिन वो जो अपना पैसा डालेगा उसका एटीसी में छूट मिलेगी, और बाद में जब पूरा पैसा निकलेगा तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्स भी देगा। गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम बनाई। लेकिन जब गवर्नमेंट ये स्कीम बना रही थी तो समझ रही थी कि अगर ये स्कीम हम बिजनेसमैन के लिए एक्सक्लूसिव बना देंगे तो सैलरीड एम्प्लॉयज को दिक्कत हो जाएगी। अब एम्प्लॉय को क्यों दिक्कत हो जाएगी? अब इसमें एम्प्लॉय कहेगा कि हम तो पीएफ में उतना ही पैसा डाल पाते हैं जितना मेरा एम्प्लॉय डालता है, हमको भी अपने रिटायरमेंट के लिए ना 4 लाख रुपए इकट्ठा करना है, लेकिन हम नहीं कर सकते। एम्प्लॉय कहेगा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम पीएफ में एम्प्लॉयर मेरा पीएफ में 1 लाख रुपए डालता है तो हमको भी 1 लाख रुपए ही डालना पड़ता है, मैचिंग अमाउंट।
तो गवर्नमेंट ने कहा एक बात काम करो, पीपीएफ सभी के लिए है। जो एम्प्लॉय है वो अपना जो भी उसका एम्प्लॉयर अकाउंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में तो एक पीएफ होगा, कौन सा होगा, 3 में से एक होगा, रिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज्ड। तो एक तो तुम्हारा वो खाता चल रहा है, चलने तो बैंक में तुम आके एक और खाता खोल लो पीपीएफ अकाउंट। तो एम्प्लॉय को दोनों फायदा है, तुम एक बिना एम्प्लॉयर वाला भी चाहो तो खोल लो, और बिजनेसमैन तो ऑब्वियसली कौन सा खोलेगा, पीपीएफ अकाउंट खोलेगा, राइट। तो आइए देखिए, समझिए इस बात को। ये जो 3 अकाउंट हैं, एम्प्लॉय के पास इन तीनों में से एक खाता होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ कंपनी में पीपीएफ नहीं लगता, 20 से कम एम्प्लॉयज हैं, कानूनन तो लगता नहीं है, तो जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर पीपीएफ बना रहा, ये प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर रहा हो, तो हो सकता है कोई भी ना हो, ठीक है। तो कोई भी नहीं होगा तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, ये चाहे तो ले ले। बिजनेसमैन को तो देखिए यही लेना पड़ेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और तो एम्प्लॉय 2 तरीके के हो सकते हैं, एक जो सिर्फ पीपीएफ लिए हों, एक हो सकते हैं जो इन तीनों में से एक फंड मेंटेन कर रखे हों, एक हो सकते हैं जो ये भी मेंटेन कर रखे हों, ये भी एम्प्लॉय मेंटेन कर रखे हों, राइट, बिकॉज पीपीएफ इज अवेलेबल टू एवरीवन, इवन टू एम्प्लॉयज ऑल्सो, राइट। आइए अब देखते हैं एक एक करके। हम लोग पहले एक एक फंड को देखेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड देखेंगे तो सारी चीज इसी का देखेंगे, मतलब हम लोग कॉलम वाइज पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अरे वाह, अगर ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कह रहा है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम एक एक फंड की जब बात करेंगे तो अब रेड पेन से करेंगे। अब हम स्टैट्यूटरी, अगर ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कह रहा है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वाह, गुड। फिर और देखते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अवेलेबल ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय जो पैसा डालेगा ये 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। देखिए, एम्प्लॉयर पैसा डालेगा तो एग्जेम्प्ट हो गया, एम्प्लॉयज फंड में पैसा डालेगा। अच्छा, क्या ये भी हम कह सकते थे एम्प्लॉयज पैसे फंड में पैसा डालेगा तो वो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? अरे होते कौन हो कहने वाले, हमें तनख्वाह मिली 5 लाख रुपया, अब उस पैसे का हम क्या करते हैं, इससे थोड़ी ना टैक्सेबिलिटी या एग्जेम्प्ट आता है। वो 5 लाख रुपया तनख्वाह जो मिली वो टैक्सेबल हो गई, बात खत्म हो गई। अब उस पैसे को हम गुल्लक में डालें, उस पैसे को हम प्रोविडेंट फंड में डालें, उस पैसे को हम बैंक में डालें, उस पैसे को हम उड़ा दें, क्या सरकार बोल सकती है टैक्सेबल एग्जेम्प्ट? अरे मेरी मर्जी, अब जो चाहे जो करें, जब तनख्वाह मिली 5 लाख रुपए की तो टैक्स लग गया ना। तो सरकार बता रही है उस 5 लाख रुपए की तनख्वाह में से जितना पैसा तुम उठा के पीएफ में डाल दिए ना, उतना 80C में तुमको छूट दे दिए। ये देखो मजे की बात, यानी 5 लाख रुपए की तनख्वाह मिली, 1 लाख रुपए हम यहां डाल दिए तो 1 लाख रुपया कम हो गया मेरा, अब 4 ही लाख रुपया टैक्सेबल इनकम है। और इंप्लॉयर भी डाला था 1 लाख रुपया, वो कोई गिनती ही नहीं है उसकी। तो आ रही है बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये दोनों इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट, क्या बात है भाई साहब। लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जो लमसम पैसा बाहर निकालोगे वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये भी एग्जेम्प्ट। माय गुडनेस, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन हियर। ये लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। जितना पैसा एम्प्लॉय डालेगा एग्जेम्प्ट, जितना ब्याज आ रहा है सब एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय जो डाल रहा है 80C में छूट लो, जितना पैसा मैच्योरिटी पे निकले, मतलब जब तुम जाओगे जॉब छोड़ के, जितना पैसा निकलेगा सब टैक्स फ्री। अच्छा है ना? चलिए अब एक काम करते हैं, इस रिकॉग्नाइज्ड को हम बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, ये ब्याज की ना एक लिमिट है, ठीक है, वो लिमिट अभी लास्ट में पढ़ेंगे। एग्जेम्प्ट है, बस एक मॉनेटरी सीलिंग है, एक लिमिट है, ठीक है, वो अभी हम बाद में पढ़ लेंगे, राइट। अभी फिलहाल ऐसे ही बोलते हैं जितना चाहे जितना सब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये हटा देते हैं। अब दूसरा फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में समझते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। ओ,
ये अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो सिर्फ 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट। उससे ज़्यादा होगा, यानी अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो 1,20,000 रुपए तक इंप्लॉय डालेगा तो एग्जेम्प्ट है। अगर 1,50,000 डाल दिया तो 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू 12% एग्जेम्प्ट, बियॉन्ड दैट टैक्सेबल। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का आरपीएफ का कॉलम ये है। एटीसी मिलेगा इंप्लॉय जो पैसा डालेगा, हाँ एटीसी मिल रहा है इसका, अच्छी बात है, ये तो सुंदर बात है। इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 9.5%। एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ओवर 9.5% इज टैक्सेबल। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए बता रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एज परक्यूजिट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यानी ये वाला टैक्सेबल है। और इस वाले के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट है। अगर ब्याज इस रेट से मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब वैसे मैं सच बात आपको बताऊं तो आज की तारीख में पीएफ में जो ब्याज चल रहा है वो 8% से ज्यादा नहीं है। ब्याज बहुत कम हो चुका है, ये बहुत पुराना कानून है। जिस समय ना 10% 11% तक भी ब्याज मिल जाता था तो उस समय बताया 9.5% एग्जेम्प्ट है। अरे आज की तारीख में तो मिलता ही नहीं है इतना ब्याज। भाई हमें प्रैक्टिकल समझना है हर बात को, ये नहीं किताबी ज्ञान लेके बस 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि जितना ब्याज मिल रहा है पूरा एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि 9.5% ज्यादा ब्याज ही नहीं मिलेगा। क्लियर है बात सबको? तो लेकिन लॉ जो कहता है वो भी बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का ब्याज 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ब्याज हमारे हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन सिंस ब्याज ही 9.5% ज्यादा नहीं मिलेगा इसलिए हम कह देते हैं पूरा एग्जेम्प्ट है प्रैक्टिकली। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट कि अगर पूरा पैसा हम विड्रॉ करेंगे रिटायरमेंट पे तो उसका क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो दिस इज एग्जेम्प्ट। तो क्या अंतर आया, एक बार स्ट्रैटरी से कंपेयर करें। स्ट्रैटरी में यहां पे कोई लिमिट नहीं थी, यही मजा था स्ट्रैटरी में ना, यहां पे कोई लिमिट नहीं थी 12% की, 40% भी सैलरी का दे देना तो भी एग्जेम्प्ट था। ये एक मजेदार बात थी। यहां पे ब्याज की भी ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? अरे क्योंकि इससे ज्यादा ब्याज होता ही नहीं है कि टैक्सेबल होगा। तो यहां वाला ही एक अंतर हमको दिखाई दिया। चलिए अब हम देखेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आइए, अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड में कहता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट। पहले ये पुराना वाला हटा ले। सो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एग्जाम बोल दिया, ओके। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये, पता है क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड पे 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम था, यहाँ पे बिना लिमिट के एग्जाम कर रहा है। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि भाई हम रिकॉग्नाइज कराएंगे ही क्यों? फिर हम क्यों कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाके रिकॉग्नाइज करा लेंगे? एम्प्लॉय को तो मेरे ज़्यादा अच्छा है ना कि हम जितना पैसा डाल दें उसके हाथ में एग्जाम हो जाए। हम रिकॉग्नाइज करा लिए तो मेरे एम्प्लॉय को ही बेचारे को घाटा हो जाएगा, 12% तक एग्जाम होगा, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अजीब लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, लगने दीजिए, मुझे भी तो लग रहा है। एटीसी में कह रहा है कि आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अच्छा, तो ये तो सही बात है, एटीसी में डिडक्शन देनी भी नहीं चाहिए, एटीसी कट। क्योंकि नहीं तो रिकॉग्नाइज करने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना कि हाँ भाई रिकॉग्नाइज किया, अब एटीसी में हम डिडक्शन दे रहे हैं। फिर क्या है तीसरा, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। ये भी बात थोड़ी अजीब लग रही है यार। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एग्जेम्प्ट यहाँ पे टैक्सेबल था, एम्प्लॉय का एग्जेम्प्ट था लेकिन वो भी 9.5% तक ही था। ये क्या कर रहा है? ये भी एग्जेम्प्ट कर रहा है, ये भी एग्जेम्प्ट कर रहा है, अजीब लग रहा है ना सब। तो देखिए यहां पे है अब असली गेम प्लान। ये रहा असली गेम प्लान। लमसम पेमेंट रिसीव एट द टाइम ऑफ सर्विस एट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये टैक्सेबल हो जा रहा है। यही तो है गेम, यानी ये पैसा जो लमसम मिलेगा इसको कर दे रहा है ये टैक्सेबल। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट कितना बढ़िया चालाकी की है यहाँ पे। हर साल अगर आपका हम 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए टैक्सेबल बनाए, मान लीजिए एम्प्लॉयर 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा था, हम 1-1 लाख टैक्सेबल बनाएंगे तो टैक्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा।
लेकिन 1 साल 20 साल बाद आपका 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया निकला, अब उसको हम टैक्सेबल बना दें तो टैक्स ज्यादा बन जाएगा। यू वेरी वेल नो दिस। क्यों टैक्स ज्यादा बन जाएगा? क्योंकि स्लैब रेट आपका हायर हो जाएगा, हाईएस्ट स्लैब के हिसाब से आप टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट यही चालाकी कर रही है यहां पे, आपका इकट्ठा पैसा पूरा पूरा टैक्सेबल बना दे रही है, राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे सर लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इतना रुक क्यों रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जल्दीबाजी भी बहुत होती होगी, बड़ी बेचैनी होती होगी कि भाई फटाक से टैक्स ले ले, इतना डिले क्यों करे? एज बिकॉज यहां पे है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और गवर्नमेंट भी ये बात समझ रही है कि कहीं इंप्लॉयर अपनी बात से मुकर गया तो कोई कानून भी तो नहीं है सेफगार्ड के लिए, उसके बचाव के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंप्लॉयर बाद में वो पैसा दे ही ना, क्योंकि कानून तो कोई कहता नहीं है वो पैसा देने के लिए। और अगर इंप्लॉयर मुकर गया कि हम नहीं देंगे तो इंप्लॉय कुछ कर पाएगा यहां पे? नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मिलने तो दो उस इंप्लॉय को, क्योंकि कानूनन वो पैसा मिलना भी नहीं है, तो मिलेगा तब टैक्सेबल करेंगे। आई होप दोनों बात आपको क्लियर हो गई। और गवर्नमेंट की मंशा और ज्यादा यहां पे, जो भी मंशा है गवर्नमेंट की, लेकिन यहां फायदा भी गवर्नमेंट को ज्यादा है क्योंकि टैक्स भी ज्यादा मिल जाएगा। तो दोनों चीज की क्लैरिटी हो गई कि भाई मिल जाएगा तो टैक्सेबल करेंगे, और कब कर रहे हैं, रेट भी ज्यादा ले रहे हैं। आइए देखिए कैसे टैक्सेबल होगा, अब ये बात भी समझिए। इंप्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट। अच्छा, अब जब ये लमसम मिलेगा तो ये बेसिकली ये 4 चीजें हैं ना, ठीक है। ये जब मिलेगा पैसा तब तो ये 4 चीजें हैं, तो सबकी अलग अलग टैक्सेबिलिटी बता रहा है। ये इंप्लॉयर, ई आर लिखेंगे इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डबल ई लिखेंगे इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इंप्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट और इंप्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट। अब देखिए कैसे बता रहा है, कह रहा है इंप्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा। दुनिया जहान का कोई भी कानून इसको टैक्सेबल बना ही नहीं सकता। एक बात समझिए, मेरा अपना पैसा है जो सैलरी मिली, हम उसमें से उठा के पैसा कहां डालें, जहन्नुम में डाल दें, ठीक है, तो भी कोई बोल नहीं सकता उसके लिए। मेरी तनख्वाह मिली, हमने उस पर टैक्स दे दिया सरकार को, अब उसके आगे क्या करते हैं वो टैक्सेबल एग्जाम नहीं हो सकता। ऑलरेडी टैक्स पेड मनी है ना, अब वो पीएफ में डालो चाहे गड्ढे में डालो, ठीक है, अब क्यों टैक्सेबल या एग्जाम बोलेंगे? तो ये हिस्सा जो लमसम पैसा आएगा उसका इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन ये एग्जेम्प्ट ही है, ये वैसे भी टैक्सेबल नहीं हो सकता। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का ब्याज ये वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट देयर ऑन, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट दोनों सैलरी है, ये और ये सैलरी की इनकम में, ठीक है। तो इंप्लॉयर का जितना पैसा उसका ब्याज सब सैलरी की इनकम इंप्लॉय की कहलाएगी। इंप्लॉय का खुद का ब्याज आईयूएस की इनकम कहलाएगी, और इंप्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, भाई वो तो अपना पैसा जहां भी डाल दे उससे टैक्सेबल थोड़ी ना होता है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा ही रहेगा। तो दिस इज हाउ द टैक्सेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विल हैपन। तो आपको याद रहेगा जब पैसा जा रहा था, इंप्लॉय डाल रहा था तो एग्जेम्प्ट था, इंप्लॉयर का ब्याज भी एग्जेम्प्ट था, इंप्लॉय का ब्याज भी एग्जेम्प्ट था, और तो और ये जो हिस्सा है क्या नाम है इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये एटीसी के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं था। लमसम पैसा जब आएगा तब ये पूरा पूरा टैक्सेबल हो रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज पीपीएफ। पीपीएफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसके लिए एक नया फंड हम बनाते हैं, नए तरीके का ये डब्बा होगा। ये कैसा डब्बा है, इसमें 2 ही चीजें हैं, ओन कंट्रीब्यूशन अपना कंट्रीब्यूशन आप डालेंगे, ठीक है, दूसरी चीज इस पे ब्याज मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयर कहाँ है ही नहीं इस केस में एम्प्लॉयर। अवेलेबल एटीसी में अपना पैसा जो हम डाल रहे हैं वो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी, बहुत सुंदर बात है, छूट मिल गई। और इंटरेस्ट जो भी आएगा इसमें वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट अपने ही कंट्रीब्यूशन का आ रहा है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट, बहुत सुंदर बात, ठीक है। और लमसम पैसा जो विड्रॉ होगा वो उसका क्या होगा, ये देखिए लमसम पैसा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर पीपीएफ।
अच्छा, अप टू 12% ऑफ सैलरी आपने देखा था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो वहां सैलरी का मतलब क्या था ये क्लियर कर रहे हैं। सैलरी का मतलब है बेसिक, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। डीए सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हिस्सा, और कमीशन अगर वेरिएबल है, टर्नओवर बेस्ड कमीशन है, तो वो जोड़ना है। तो याद कर लीजिए सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, 12% ऑफ सैलरी। तो क्या क्या कंपोनेंट लेना है, बेसिक लेना है, डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है, एंड कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ये लेना है। नाउ एक्सेप्शन टू इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक फंड की यहां पे बात नहीं किया है, एंड दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। किसकी बात हो रही है, ब्याज जो आता है इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन का ब्याज नहीं, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन का ब्याज। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड में, स्टैट्यूटरी में, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वो इंप्लॉय नहीं है, बेसिकली जो भी बंदा है, जो भी बंदा है। ठीक है, उसके इंटरेस्ट की जो एग्जेम्पशन होती है उसकी कुछ लिमिट है। यूआरपीएफ के लिए बात नहीं कर रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इसकी बात नहीं कर रहा है, ये अदर देन इसकी बात कर रहा है। क्या कहता है देखिए, व्हेन द एम्प्लॉयर इज गिविंग कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा था तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख पर ईयर ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर एम्प्लॉय का ब्याज अगर बनता है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 5 लाख पर ईयर, 5 लाख के बियॉन्ड जो ब्याज होगा वो आपका टैक्सेबल होगा, 5 लाख तक का ब्याज एग्जेम्प्ट है। आप समझ गए कि नहीं? ब्याज की हम कौन से ब्याज के टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं? ये 2.5 लाख का ब्याज और 5 लाख का ब्याज जो एक लिमिट लगा दिया कि इसके बियॉन्ड टैक्सेबल होगा, वो कौन से ब्याज की बात कर रहा है? वो इस ब्याज की बात कर रहा है। ये डायग्राम में दिखाएं आपको, वो इस ब्याज की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इट इज टॉकिंग अबाउट दिस ब्याज जिसको हम एग्जेम्प्ट हर जगह बोलते थे। कह रहा है वो 2.5 लाख के बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा और 5 लाख के बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा। कब? अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तब तो 2.5 लाख के बियॉन्ड ही टैक्सेबल कर देंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो 5 लाख के बियॉन्ड टैक्सेबल करेंगे। तो जैसे पीपीएफ में तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, तब तो 5 लाख के बियॉन्ड टैक्सेबल होगा। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड में या स्टैट्यूटरी में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो हालांकि एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करता है, नहीं कर रहा है तो उसके लिए बोल रहा है कि 2.5 लाख के बियॉन्ड, नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 5 लाख के बियॉन्ड टैक्सेबल होगा, अदरवाइज 2.5 लाख के बियॉन्ड टैक्सेबल होगा। तो बहरहाल आपको ये मतलब नहीं है, सिंपल सा एक 2.5 लाख और 5 लाख की लिमिट याद कर लीजिए। एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुमको तो एम्प्लॉयर भी पैसा देता है यार, तो 2.5 लाख के ऊपर के ब्याज के ऊपर टैक्स दे दो। एम्प्लॉयर तुमको पैसा नहीं देता है तो थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा तुम्हारा एग्जेम्प्ट करा देते हैं, 5 लाख तक का ब्याज एग्जेम्प्ट करा देते हैं। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, इसके लिए बात नहीं कर रहा है वो, ध्यान रखिएगा। ये तो एग्जेम्प्ट है, रहेगा, ठीक है, या जैसा भी आपने पढ़ा था पहले वो वैसे ही रहेगा, बस इसके लिए ये एक्सेप्शन आया है। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इनफैक्ट इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। जस्ट वन थिंग मोर वी हैव टू स्टडी एंड दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, राइट। तो अंत में आ गए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इलस्ट्रेशन 24 देखिए क्या है। Kamal is employed by Ayush Limited, a garment manufacturing company, salary being 40,000 per month. Beside, he has been provided with the following perquisites. 40,000 रुपये की सैलरी है, उसके अलावा क्या परक्यूजिट्स है इसको देखिए। कहता है कि फिक्स्ड एंड मोबाइल टेलीफोन। फिक्स्ड एंड मोबाइल टेलीफोन, फिक्स्ड टेलीफोन क्या होता है? लैंडलाइन को फिक्स्ड टेलीफोन कहते हैं, मोबाइल को मोबाइल फोन कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉयज 20,000 पर एनम। एक बात बताइए, यहां हेडिंग ने तो परक्यूजिट लिख दिया है, अगर मान लो ये नहीं लिखा होता तो क्या आप बता पाते इस लाइन को देख के ये परक्यूजिट है कि ये अलाउंसेस है? और ये ऊपर नहीं लिखा होता, परक्यूजिट नहीं लिखा है। फिक्स्ड एंड मोबाइल टेलीफोन, एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉय 20,000 पर एनम अप्रोक्सीमेटली। हम तो अगर ये ऊपर है परक्यूजिट नहीं भी लिखता ना तो भी हम बता देते, और एक्चुअल में अगर हम एग्जामिनर होते ना तो बताते ही नहीं। इस लाइन को अगर हमको लिखना होता तो हम परक्यूजिट है ये बताते ही नहीं, कहते आइडेंटिफाई करे बच्चा खुद से
देखिए अलाउंसेस में अप्रोक्सीमेटली लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि अलाउंसेस एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो इंप्लॉयर इंप्लॉय को देता है। अगर इंप्लॉयर अलाउंसेस दिया होगा 20,000 रुपए का, तो अप्रोक्सीमेटली क्यों बोलेगा, बोलेगा कि 20,000 रुपए का अलाउंस देते हैं हम इसको फोन का। अप्रोक्सीमेटली वर्ड कब यूज किया जाता है, जब इंप्लॉयर एक्चुअल बिल पे करता है, तो वो कहता है कि लगभग 20,000 रुपए के आसपास का हमने बिल आपका जमा किया है, हम आपका 20,000 के आसपास का बिल जमा करते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट अमाउंट हो सकता है 20,912 रुपया था, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कहने की जरूरत तभी पड़ती है जब एक्चुअल अमाउंट पे होता है, ठीक है। जैसे इंप्लॉयर आपको किराए पे रहने के लिए मकान का पैसा दे दे 10,000 रुपये महीना, तो बोलेगा 10,000 रुपये देते हैं इसको, ठीक है। आपका इलाज करा दे इंप्लॉयर, आपको इलाज के लिए पैसा देता है हर महीने, मेडिकल अलाउंस देता है, तो वो तो मालूम है कितना देता है ना, बोलेगा हर महीने हम 10,000 रुपये देते हैं। लेकिन अगर आपका इलाज कराया है और 1,12,315 रुपया था, तो वो बोलेगा अप्रोक्सीमेटली 1,12,000 के आसपास का हम इसका पेमेंट किए हैं, ऐसे ही बोलेगा ना, तब बोलेगा 1,00,000 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो इससे भी क्लैरिटी आती है, ये सब के लिए भी तैयार रहिए, एग्जाम में ऐसा हो सकता है। तो दिस इज एन परक्यूजिट एंड दिस इज एग्जाम्प्ट, यू वेरी वेल नो, ठीक है। फिर क्या है, X can purchase up to every year up to 10 jeans manufactured by the company at a concessional rate of 500 per jeans। कह रहा है कि X 10 जीन्स तक कंपनी के खरीद सकता है 500 रुपये के रेट से। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, अरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उसकी 2,000 रुपये है जीन्स की, ठीक है। तो MRP है 3,000 रुपये पर जीन्स और होलसेलर को डिस्काउंट 20% मिलता है, यानी होलसेल में जाता है कितने का, 2,400 रुपये का, रिटेल में बिकता है 3,000 रुपये की जीन्स, और एक्स ने 6 जीन्स खरीद ली, तो भैया उसको फायदा कितना हो गया 6 जीन्स का, 6 × 2,000, ये परक्यूजिट की वैल्यू है। लेकिन उसने 6 × 500 रुपया दिया भी है, तो ऐसे कह लीजिए 6 × 1,500 रुपया, 9,000 रुपये परक्यूजिट की वैल्यू है, 500 रुपये दिया भी है ना। आइए एक इलस्ट्रेशन और देखें। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% अमाउंटिंग टू दिस मच इज क्रेडिटेड टू RPF अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, कैलकुलेट द अमाउंट एग्जेम्प्ट। 11% का ब्याज उसको मिल गया, मिलता नहीं, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम ही ने खुद ही क्रिएट किया है बस, ठीक है, ताकि आप प्रिपेयर एग्जाम में क्या क्या नौटंकी कर सकता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इतना है, ठीक है, तो कितना एग्जेम्प्ट होता है, 9.5% एग्जेम्प्ट होता है, तो इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 11 कर दिए, ये 11% ब्याज है, तो 9.5% ब्याज कितना होगा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 11, तो इतना एग्जेम्प्ट हो गया, तो बैलेंस ये टैक्सेबल हो गया, ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए आपको इलस्ट्रेशन 26 भी कराएंगे। For the previous year 23-24, Uday submits the following information: basic salary 1,80,000, dearness allowance 60,000, 46% of which is part of salary for retirement benefit। dearness allowance 60,000 रुपया है, लेकिन उसका 46% रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। कमीशन 6,000 रुपया है, 1% ऑफ 6 लाख बीइंग टर्नओवर अचीव बाई उदय, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों का 7,200 रुपये मिलता है, ठीक है। एक बच्चे का 1,200, 2 बच्चे का 2,400 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसमें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 20,000 टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, टू विच द मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाई उदय। उदय भी उतना ही डालता है, वे एम्प्लॉय डालता है 20,000, एम्प्लॉय भी डालता है 20,000। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑन 15 मार्च 24 एट द रेट ऑफ 11% कम्स टू इतना, 11% के रेट पे ब्याज आया इतना। फाइंड आउट द नेट सैलरी इनकम ऑफ उदय फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। द प्रोविडेंट फंड इज स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। तीनों केस में सॉल्व करिए, स्टैट्यूटरी है, रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएगी, बेसिक सैलरी 180 है वही रहेगा, डीएनएस अलाउंस 60,000 है वही रहेगा, कमीशन 6,000 रुपये है वही रहेगा, एजुकेशन अलाउंस 4,800 रुपया चारों के केस में, तीनों के केस में रहेगा। अब बात आती है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, अब इसके लिए देखिए स्टैट्यूटरी फंड में क्या होता है, एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूट करता है, अभी हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें, एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं विदाउट लिमिट एग्जेम्प्ट होता है, तो इसलिए नील, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड में भी एग्जेम्प्ट होता है पूरा पूरा, क्योंकि वहां पे तो पूरा बाद में जब निकलता है तब ना टैक्सेबल होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट के फंड के केस में 12% ऑफ द सैलरी है, तो सैलरी का 20,000 उसने कंट्रीब्यूट किया, सैलरी का 12% निकाल लो, 12% ऑफ द सैलरी, 1,80,000 ये, डीए का 46% ले लो, बेसिक डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन, ठीक है। कमीशन वो भी परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला है, तो वही वाला है यहाँ पे, तो कर लीजिए 46% 60,000 का देख लीजिए, 46% 60,000 इंटू 46%,
ये हुआ 27,600 प्लस 1,80,000 करेंगे, प्लस करेंगे 6,000 रुपया, तो ये आ रहा है 2,13,600। तो आपको करना है 12% ऑफ 2,13,600 इंटू 12%, ये हो गया 25,632 रुपया। तो यहां तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 20,000 कंट्रीब्यूट किया इसलिए ये भी निल हो गया। चलिए बहुत अच्छे। इंटरेस्ट जो है वो 93,500 रुपए का आया है, क्या रेट पे? क्या रेट पे आया है ब्याज? 11% के रेट पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहां तो एग्जेम्प्ट होता है, यहां भी एग्जेम्प्ट होता है, यहां पे टैक्सेबल होता है कितना? जितना भी 9.5% के बियॉन्ड है, तो इंटू 1.5/11 कर दिए, 1.5% इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। तो 93,500 ये पूरा 11% है, हमको इसमें से 1.5% कितना है वो निकालना है। तो हमने 93,500 इंटू 1.5/11 कर लिया, तो ये इतना आपका एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। नाउ कम्स ग्रॉस सैलरी, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन किया, आ गया नेट सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 मिलती है, इसके लिए बताने की जरूरत तो है नहीं क्वेश्चन को आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। विल स्टॉप हियर, यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन मोर थिंग, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वेयर इन यू गेट 3 डिडक्शन। विल स्टॉप हियर।